जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैथ टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। चैप्टर हमारा 3 है। चैप्टर 3 का हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। यदि हम बात करें तो विविध प्रश्नावली का पिछली क्लास तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। करा आव्यूह यक्ष ज्ञात कीजिए। अभी तक तो बच्चे हमें यक्ष वगैरह का मान ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता? मान। लेकिन अब कह रहा है कि आव्यूह ज्ञात कीजिए। अब मैट्रिक्स ज्ञात करना है। तो कह रहा है आव्यूह यक्ष ज्ञात कीजिए यदि कंडीशन दिया है x मल्टीप्लाई, एक हमको मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4 5 6 पूरों की मैट्रिक्स है। फिर दिया है बराबर -7 -8 -9 2 4 6। तो करा मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। आप समझिएगा, अभी तक तो हमें अगर x वगैरह की वैल्यू फाइंड करनी होती तो मैं आसानी से फाइंड कर लेता था। लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स फाइंड करना है तो पहले हमको ये पता करना होगा कि हमारा जो मैट्रिक्स बा ये 2/2 के बाद 2/3 के बाद 3/3 के बाद 3/4 कितने के बाद हमें ये नहीं पता। तो पहले तो हम क्या काम करेंगे, ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स होगी, है ना। तो समझेगा ध्यान से बच्चे। ऐसे दिया हमको x या मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया है 1 2 3, फिर दिया है 4 5 6 और बराबर दिया है बच्चे हमको -7 -8 -9 2 4 6। हमने बताया था बच्चे, पहले इसको देखते हैं। कई रो है? 2 रो, यानी ये 2 और कॉलम कितना है 3। 2/3 की मैट्रिक्स है। कितने की? 2/3। इसकी बात करें तो 2 रो और कितना कॉलम? 3 कॉलम। तो आप समझिएगा, थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊंगा। ये मैट्रिक्स x हमारी क्या थी बच्चे? हमको नहीं पता था। ये मैट्रिक्स हमारी x क्या थी हमको नहीं पता था। लेकिन हम जानते हैं कि दो मैट्रिसेस का गुणा तब होता है जब पहले का रो और दूसरे पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अगर समझिएगा बच्चे, हम बताए कि गुणा तब होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो क्या होना चाहिए। यहाँ समझ बच्चे, ये इसका रो क्या है, इसका कॉलम क्या होगा, तभी तो गुणा होगा। क्योंकि गुणा तब होगा जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होगा तभी। अगर इसका रो 2 है तो इसका कॉलम कितना होगा। और हम ये जानते हैं कि गुणा होने के बाद जो आता है वो आता है पहले का रो और दूसरे का कॉलम। पहले का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। ये देखो, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम ही आया है तो पहले मैट्रिक्स का कहाँ आया रहा होगा? रो। तो रो क्या आया? कितना है? 2। इसका मतलब पहले मैट्रिक्स का रो कितना रहा होगा? 2। बात सुनाई? यानी कुल मिलाकर के जो हमारी x मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है? 2/2। कंफर्म? कंफर्म ना। देखो, दो मैट्रिसेस का एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। दो मैट्रिसेस का गुणा तब होता है जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या हो? बराबर हो। यहाँ समझिए, दूसरे मैट्रिक्स का रो कितना है? 2 है। तो गुणा होने के लिए पहले मैट्रिक्स का कॉलम 2 होना चाहिए। तो कॉलम तो हमने पता कर लिया। अब हम जानते हैं गुणा होने के बाद जो मैट्रिक्स आती है उसका जो ऑर्डर होता है उसमें पहले का रो होता है और दूसरे का कॉलम। तो दूसरे का कॉलम तो ये आया है, इसका मतलब ये 2 जो है ये पहले का कहाँ रहा होगा? रो। इसका मतलब है हमारी जो गिवन मैट्रिक्स यानी कि जो हमारी x मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने की है? 2/2 की। ऐसे समझ बात? ये हमने इसको समझ लिया। अब यहाँ समझते हैं, तो हमें x मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमें पता है नहीं, तो हम क्या काम करते हैं, मान लेते हैं x मैट्रिक्स हमारी जो होगी उसके जो एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2/2 की है तो मान लेते हैं a b c और d। माना x आव्यूह a b c d है। तो कुल मिलाकर अगर मैं ए बी सी डी का मान निकाल दूं तो आसानी से
बता सकता हूं कि एक्स मैट्रिक क्या है। तो चलिए ये हमने एक्स मैट्रिक का मान लिया, रख देते हैं यहाँ पर। रखेंगे ए बी सी डी। यहाँ है हमारा कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 और 6 बराबर हमको दिया बच्चे कितना, -7 -8 -9 और फिर दिया है 2 4 6। चलिए अब हम लोग क्या काम करते हैं बच्चे, गुणा करते हैं। तो पहले का रो होता है, दूसरे मैट्रिक का कॉलम। ए का गुणा 1 में करेंगे तो ए प्लस 4b, दूसरे कॉलम के साथ करेंगे 2a प्लस 5b, तीसरे के साथ करेंगे तो 3a प्लस 6b। यानी पहले रो का हमने तीनों कॉलम के साथ गुणा कर दिया। अब दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ बच्चे गुणा करेंगे तो c प्लस 4d, फिर 2c प्लस 5d, इसमें करेंगे 3c प्लस 6d। यानी हमने गुणा कर दिया। बराबर हमारा है बच्चे -7 -8 -9 2 4 6। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। हम पढ़े हुए हैं कि यदि दो मैट्रिसेस आपस में बराबर हो, उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं, बराबर हो। दिखाएंगे a प्लस 4b बराबर -7, इसको हमने माना इक्वेशन फर्स्ट। फिर बच्चे सोचिएगा, इसको मान लेते हैं 2a प्लस 5b बराबर -8 इक्वेशन 2। ये बच्चे समझिएगा, 2 बार हमको a और b मिल चुका। अब इसको मानेंगे, कोई मतलब है नहीं, मानना चाहें तो मान ले, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें a और b का मान निकालने के लिए 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। अब इसको माने या ना माने कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसको मानने से कोई प्रॉफिट मिलने वाला हमको नहीं है। हम क्या काम करते हैं, इसको मानते हैं। फिर c प्लस 4d, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है, ABCD निकालना। यहाँ से c प्लस 4d बराबर कितना हो जाएगा, 2। इसको मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। उसके बाद 2c प्लस 5d बराबर कितना, 4। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब यहाँ समझिएगा, फिर इसको माने आप, कोई दिक्कत नहीं। फिर यही c और d आएगा, क्योंकि c और d वाले 2 इक्वेशन हमारे पास हो चुके हैं। इसको मानना या न मानना कोई हमारे लिए टॉपिक का काम नहीं। अब हम क्या काम करते हैं बच्चे, कुल मिला करके हम इसका सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद आसानी से मैट्रिक्स हम बता सकते हैं। तो चलिए, तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हमको अगर a और b का मान निकालना है, तो यहाँ पर है a, यहाँ पर है, इसमें मैं 2 से गुणा कर दूं, फिर घटा दूं, तो a से a कट जाएगा, आसानी से b का मान। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को समीकरण 2 में से घटाने पर, तो हमने बच्चे लिखा है कि समीकरण 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फिर समझिएगा ध्यान से, 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a, फिर 8b, फिर 14। लेकिन इसमें से घटा रहे हैं 2 में से, पहले 2 वाले को ऊपर लिख देते हैं। 2a प्लस 5b
-8 और समीकरण एक में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, तो 2 से गुणा करेंगे तो कहाँ गया 2 दूना सॉरी एक में करें 2 ये हो जाएगा प्लस 4 दूनी 8 भी -14 ये बच्चे घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस कट जाएगा 8 भी में से 5 भी घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 3 भी बराबर है बच्चे 14 में से 8 घटा कितना बचा प्लस का 6 हमें चाहिए b का मान तो भाग कर देंगे 6 बटे -3 3 1 के 3 3 दूनी 6 b बराबर आ गया -2। अब हमारे पास बच्चे b का मान आ गया तो मैं आसानी से a का मान निकाल सकता हूं। लिखूंगा b का मान समीकरण कहाँ रख देते हैं एक में रख देते हैं दो में रख देते एक ही में रख देते हैं b चाहे हम समीकरण एक में रख दे चाहे समीकरण 2 में रख दे आसानी से हमारा किसका मान आ जाएगा a का मान आ जाएगा। लिखेंगे b का मान समीकरण एक में रखने पर जब b का मान समीकरण एक में रखेंगे तो समझिएगा बच्चे ध्यान से देखते हैं समीकरण एक हमारा है कहाँ समीकरण एक हमारा कुल मिलाकर ये रहा लिखा था a तो हमने लिख दिया a प्लस था तो प्लस 4 था तो 4 b का मान कितना है -2 तो -2 बराबर था तो बराबर -7 था तो -7 a प्लस 4 दूनी 8 -8 बराबर -7 ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस a बराबर हो जाएगा -7 प्लस 8 a इक्वल टू हो जाएगा 1। ये बच्चे समझिएगा हमने a का मान निकाल लिया b का मान निकाल लिया किंतु हमको c और d का भी मान चाहिए तभी हमारे पास मैट्रिक्स बन करके तैयार होगी क्योंकि मैट्रिक्स हमने कितना माना है a b c d माना है। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे जिस तरीके से हमने समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमको a और b का मान मिला उसी समीकरण उसी प्रकार से हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको c और d का मान। ये बच्चे अगर इसमें 2 से गुणा कर दूं घटा दूं फिर तो c से c कट जाएगा d का मान आसानी से आ जाएगा। क्या लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 3 में 2 से गुणा करके प्राप्त समीकरण को समीकरण 4 में से घटाने पर ठीक। तो चलिए हम क्या काम करते हैं 4 में से घटाते हैं तो बच्चे समझिएगा ध्यान से यदि हम समीकरण 4 की बात करें तो ये रहा हमारा 2c प्लस 5d बराबर 4 था तो 4 समीकरण 3 में कितने से गुणा कर रहे हैं 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2c और प्लस 8d बराबर कितना है 2 दूना 4। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से माइनस 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 ये प्लस माइनस कट जाएगा। यहाँ यदि इसकी हम बात करें बच्चे क्या समझो 8d में से अगर 5d घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 3d बराबर यहाँ प्लस माइनस कट कर कितना हो जाएगा 0। ये बच्चे हमें चाहिए कुल मिलाकर किसका मान d का मान चाहिए इस 3 से क्या करेंगे भाग कर देंगे तो d बराबर हो जाएगा 0/-3। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। अब हमने आपको बताया था कि यदि ऊपर 0 हो और नीचे दुनिया की कोई सी भी संख्या हो तो रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। d इक्वल टू आएगा हमारा कितना आ जाएगा 0। अब d का मान हमारा आ गया तो d का मान चाहे समीकरण 1 में रख दे चाहे समीकरण से 3 में रख दे चाहे समीकरण 4 में रख दे आसानी से हमारा किसका मान आ जाएगा
सी का मान आ जाएगा। तो हमारे पास जगह न होने के कारण इसको इरेज करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डी का मान चाहे हम समीकरण 3 में रखें चाहे समीकरण 4 में रखें, आसानी से हमारा आ जाए किसका मान, सी का मान। तो रख देते हैं, कहाँ रखें, कहीं भी रख देते हैं, चलो रखेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो जब डी का मान समीकरण 3 में रखेंगे हम तब, तो समझो बच्चे ध्यान से, समीकरण 3 हमारा यहाँ रहा था सी, तो हमने रख दिया सी, लिखा था 4 तो 4 माना जाता है गुणा, तो गुणा, डी का मान हमने निकाला है 0 तो 0 बराबर 2 था तो 4 गुणा 0 में करेंगे तो हो जाएगा 0, और 0 माने कुछ नहीं, तो हो जाएगा सी प्लस 0 बराबर 2, यानी सी बराबर कितना आ गया 2। अब यहाँ समझिएगा बच्चे, हमने ए बी सी डी सभी का मान निकाल लिया है। हमसे इसमें ए बी सी डी का मान नहीं पूछा था, बल्कि पूछा गया था कि जो हमारी एक्स मैट्रिक है ये क्या होगी। हमने माना था कि एक्स मैट्रिक हमारी क्या है, ए बी सी डी। हम एक्स मैट्रिक का यानी एक्स बराबर जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, एक्स हमारा ए है, ए का मान कितना है 1, फिर बी का मान कितना है -2, सी का मान 2 और डी का मान, तो जो हमारी एक्स मैट्रिक होगी वो क्या होगी 1 -2 और 2 और 0। कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार हम लोग रीड करेंगे और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। करा यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव है। ये बच्चे समझिएगा, हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक हमारा ए है और दूसरा क्या है बी है। ये बच्चे यदि हम बात करें इनके जो ऑर्डर हैं वो क्या है, सेम है, यानी ये m क्रॉस n का है तो ये भी कितने का है, m क्रॉस n का है, यानी ऑर्डर सेम है दोनों के। तो यदि a तथा b समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी ए, हमको दे रहा है बच्चे क्या दे रहा है, ए बी बराबर बी ए दे रहा है। ए बी बराबर क्या दे रहा है, बी ए दे रहा है। ए बी बराबर बी ए, तो गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध कीजिए। गणितीय आगमन के द्वारा सिद्ध करना है कि ए बी के पावर n बराबर होगा बी के पावर n ए। एक तो ये सिद्ध करना है, और आगे समझिएगा इसके अतिरिक्त सिद्ध कीजिए कि समस्त स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल n, यानी कि ये नंबर जो बिलोंग कर रहा है कहाँ, नेचुरल नंबर में। ऑल नंबर जो बिलोंग कर रहे हैं कहाँ, नेचुरल नंबर में। सभी नेचुरल नंबर के लिए जो है वो ए बी के पावर n बराबर ए के पावर n और बी के पावर n ये का है बराबर है। यानी इसमें दो सिद्ध करना है गणितीय आगमन का प्रयोग करके, जो हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो बच्चे पहले तो दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है बच्चे हमको ए बी बराबर बी ए बी बराबर, माना नहीं दिए भाई, ए बी बराबर बी ए, रीजन देना हो तो दे दिया है ये। इसे देखकर कुछ याद आया, कक्षा 9 तुम लोग ऐसे सॉल्व करते थे पूरा, ऊपर प्रूव करना है, सिद्ध करना दिया है, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं। चले ए बी बराबर बी ए हमको दिया है और कह रहा है कि सिद्ध करके दिखा दीजिए सभी नेचुरल नंबर के लिए ए बी के पावर n जो होगा ये, यानी ये सिद्ध लिखे तो है, ये सिद्ध करना है। तो हम बताए थे जिसे सिद्ध करना होता है सबसे पहले उसे हम p ऑफ n सपोज करते हैं, यानी हमारा वो p ऑफ n होता है। क्या हो जाएगा, p ऑफ n सच दैट, क्या सिद्ध करना बच्चे, ए बी के पावर n बराबर b के पावर n a। ये बच्चे हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमने बताया था कि जब गणितीय आगमन का हम लोग प्रयोग करते हैं तो पहले n बराबर 1 के लिए, n बराबर k के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए, उसके बाद हमारा सिद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले मैं n बराबर 1 के लिए चेक करूंगा, n बराबर 1 के लिए
ए बच्चे समझिएगा हमारा बनेगा LHS कंसीडर करते हैं यहां से। तो देखो ए बी के पावर n की जगह रखेंगे 1, कितना आ गया ए बी। RHS निकाल लेते हैं। अब b के पावर n a, n की जगह कितना रखेंगे 1, हो जाएगा b के पावर 1 a। अब इसको देखो चाहे बी ए लिखो और चाहे ए बी लिखो, क्योंकि क्या दिया है ए बी बराबर बी ए या बी ए बराबर ए बी। जहां बी ए वहां का लिख देंगे ए के बी के पावर मतलब बी, यह बी ए, बी ए को मैं लिख सकता हूं ए बी क्योंकि हमको दिया है। यहाँ हमने देखा LHS और RHS हमारे दोनों कहाँ है बच्चे, लिख देंगे LHS बराबर RHS, यानी कि n बराबर 1 के लिए P ऑफ n सत्य है। चलिए अब हम मान लेंगे n बराबर k के लिए ये सत्य है। तो माना n बराबर k के लिए P ऑफ n सत्य है। तो यहां समझो बच्चे ध्यान से, जहां पर n लिखा वहां पर क्या लिखेंगे k, लिख देते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, समझो बच्चे ध्यान से, P के बराबर a b के पावर k बराबर b के पावर k a। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि आगे इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। अब हम चेक करेंगे n बराबर k प्लस 1 के लिए, n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो जब n बराबर k प्लस 1 के लिए चेक करेंगे तो जहां पर n है वहां पर क्या रखेंगे k प्लस, हो जाएगा p ब्रैकेट में k प्लस 1 बराबर a b के पावर k प्लस 1, ये सच k प्लस 1 बराबर b के पावर k प्लस 1 a। अब यहां समझिएगा, यदि मैं इस LHS को लेकर के सॉल्व करके RHS के बराबर ला दूं तो ये हमारा सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो समझिएगा ध्यानपूर्वक। LHS कंसीडर करते हैं। यहां से हम लोग LHS हमको दिया है a b के पावर k प्लस 1। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हाँ तो बच्चे समझिएगा ध्यान से, हम पढ़े हुए हैं कि आधार अगर समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। इसका मतलब है ये चीज अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे रहा होगा, LHS बराबर इस तरीके से रहा होगा a b के पावर k इंटू b के पावर 1। देखो समझो ध्यान से कैसे, अगर ये इस तरीके से है a b के पावर k इंटू b के पावर 1, हमने पढ़ा है कि आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, तो जाएगा a b के पावर k जोड़ने के लिए प्लस किसको जोड़ रहे हैं 1। तो अगर इससे ये प्राप्त किया जा सकता है, इससे ये भी तो प्राप्त किया जा सकता है, रिवर्स प्रोसेस। तो हमारा क्या बन गया, ये वही चीज लिखे। अब अगर हम दृष्टि डालें समीकरण 1 पर तो हमको, अरे यहाँ सच है, यहाँ समझेगा हमको a b के पावर k की वैल्यू पता है, रख देते हैं। तो समझिएगा ध्यान से, लिखेंगे समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से बच्चे रखेंगे इतने के मान हमके याद दिखा बताबा b के पावर k a फिर जाए b के पावर 1। आधार समान बात घात जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा हमारा b के पावर k प्लस 1। यही सिद्ध करना था, बराबर RHS। क्या लिखेंगे, P ऑफ n स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N की
सभी मानों के लिए P ऑफ n सत्य। एक कथन इनका हमने प्रूफ कर दिया। अब इन्होंने एक कथन और दिया था, ठीक, इन्होंने एक कथन और दिया था, तो मैं इनके दूसरे कथन को भी सिद्ध करने का प्रयास करता हूं। ये पहला कथन जो है इसको मिटा देता हूं। यहां तक हम लोग इसको इरेज कर देते हैं, फिर इनके अगले कथन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहां समझते हैं, देखो दिया तो हमको वही है, ए बी बराबर बी है, लेकिन इस बार जो कथन है वो डिफरेंट है। कथन क्या है? कथन है ए बी के पावर n। ये इस बार इस तरीके से है, ए बी के पावर n बराबर ए के पावर n ए के पावर n बी के पावर n बी के पावर n। तो फिर से वही प्रोसेस चलेगा। पहले हम 1 के लिए चेक करेंगे, फिर k के लिए मान लेंगे, k प्लस 1 के लिए दिखा देते हैं तो सिद्ध हो जाएगा। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। यहाँ करेंगे LHS। LHS हमारा हो जाएगा कितना? ए बी के पावर n है, तो n की जगह कितना रखेंगे? 1। तो 1 मतलब कुछ नहीं, यानी ए बी ही आ गया। यहाँ RHS निकाल लेते हैं बच्चे, साथ रहो। RHS में यदि हम बात करें तो n की जगह कितना रखेंगे? 1। तो जाएगा a के पावर 1 b के पावर 1, कितना हो गया? हो गया ए बी। तो हमने देखा LHS और RHS आपस में क्या है? LHS बराबर RHS। लिख देंगे n बराबर 1 के लिए P ऑफ n सत्य है। चलिए अब हम चेक करेंगे, मानेंगे, माना n बराबर k के लिए P ऑफ n सत्य है। जब सत्य है साधो, जहां n है वहां का रखेंगे k, तो रख देते हैं। यहाँ हो जाएगा P के सच दैट ए बी के पावर k बराबर a के पावर k b के पावर k। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए, तो समझिएगा बच्चे जहां पर n है वहां पर क्या रखेंगे? k प्लस 1। तो p k प्लस 1 बराबर a b के पावर k प्लस 1, और यहाँ सच देखिए, बराबर a के पावर k प्लस 1 और b के पावर k प्लस। तो हम यहाँ क्या करते हैं? LHS लेकर के सॉल्व करेंगे, RHS लाने की कोशिश करेंगे। LHS बराबर हमारा है बच्चे a b के पावर k प्लस 1। फिर से वही प्रोसेस है जो हम लोग बार बार करते चले आ रहे हैं। यहाँ बनेगा हमारा बच्चे LHS बराबर, समझो ध्यान से बच्चे, LHS की अगर हम बात करें, बात नहीं, LHS की अगर हम बात करें तो हो जाएगा, समझो ये इस तरीके से रहा होगा ए बी के पावर k इंटू ए बी पावर 1। जानते हैं आधार समान होता है तो घाते क्या होती है? जुड़ जाती है। यानी ए बी के पावर k में क्या जोड़ने के लिए प्लस क्या जोड़ रहे हैं? 1। अगर इससे ये प्राप्त किया जा सकता है, इससे ये भी तो प्राप्त किया जा सकता है। तो जहां पर ए बी के पावर k प्लस 1 लिखा वहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? लिखूंगा ए बी के पावर k इंटू ए बी पावर 1। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। फिर आ जाएंगे समीकरण 1 में, ए बी के पावर k का मान हमारे पास है, लिख देंगे समीकरण 1c। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, होगा हमारा क्या? इसकी जगह क्या रख देंगे? a के पावर k b के पावर k, और अगर एक बात करी तो ये लिखा हुआ एक को अगर हम देखिए क्या हो जाए? a के पावर 1 और b के पावर 1 है, वही डैश में समझने की कोशिश किया। ये बच्चे
आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। हो जाएगा a के पावर k प्लस 1 और फिर b के पावर k प्लस 1 बराबर यहाँ लिख देंगे हम स्मॉल n बिलोंग टू कैपिटल N के सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए P ऑफ n सत्य है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 12 भी हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें गणितीय आगमन का सिद्धांत का प्रयोग करके हमें सिद्ध करने के साथ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को एक बार रीड करते हैं। तो 13 के ऊपर ही बोला गया कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। तो कुल मिलाकर बहुविकल्पी है। कह रहा यदि a बराबर अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा है, इस प्रकार है कि a स्क्वायर बराबर i है, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद कोई न कोई एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो समझेगा बच्चे ध्यान से। हमको दिया कंडीशन a स्क्वायर बराबर i। ये हमारा a स्क्वायर होगा कब, जब इसको गुणा करेंगे a इंटू a बराबर क्या बनेगा i। a का मान हमारे पास है बच्चे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। वापस से वही लिखेंगे अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। आइडेंटिटी मैट्रिक है, 2/2 की गिवन मैट्रिक है, तो इसको लेंगे 1 0 0 1। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। पहले का रो दूसरे का कॉलम गुणा करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा। फिर दूसरे कॉलम में करेंगे अल्फा स्क्वायर सॉरी अल्फा इंटू बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब दूसरे रो का करते हैं, पहले कॉलम में हो जाएगा गामा इंटू अल्फा या अल्फा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा। इसमें करेंगे बच्चे दूसरे में हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर कितना होगा बीटा इंटू गामा पहले लिख देते हैं, फिर माइनस माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। ये बच्चे समझेगा। प्लस अल्फा इंटू बीटा से ये कट गया, ये भी कट गया। यहाँ हमारा हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा और 0 0 और ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर पहले लिख देते इसको प्लस बीटा इंटू गामा। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यहाँ हो जाएगा 1 0 0 1। तो हम किसी को भी यहाँ समझिएगा, किसी को भी लेकर के बराबर दिखा सकते हैं, क्योंकि दो अगर सेम चीज वही चीज है दो बार और दो मैट्रिक्स बराबर, उनके एलिमेंट भी आपस में क्या होते हैं बराबर। ये बच्चे समझिएगा, दिखाएंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1। तो देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। अगर हम बात करें ऐसा देख रहे हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, यानी बराबर किया है 0। इसका मतलब है चाहे इसको पक्षांतर करें चाहे इसको पक्षांतर करें। इसको पक्षांतर करने के बाद देख लेते हैं। जब इसको पक्षांतर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा माइनस 1 बराबर 0। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है कि पक्षांतर 1 को नहीं बल्कि इसको किया गया है। जब इसको पक्षांतर करेंगे क्या बचेगा 0, हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा। ये बच्चे अब दोनों चीज बराबर हैं तो किसी को भी आगे पीछे लिखा जा सकता है। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा इंटू गामा बराबर 0। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? तो सी ऑप्शन मैच कर रहा है, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है, कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास है जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है, यानी सममित और विषम सममित दोनों है, तो करा वो मैट्रिक्स कौन हो सकती है? ये बच्चे अब हम पढ़े सममित और विषम सममित की परिभाषा का होता है कि
यदि ए डैश निकाली तो कहा आ जाए, और यदि ए डैश निकाली तो माइनस ए आ जाए तो विषम संमित। का ऐसे कोनो मैट्रिक्स संभव बा कि वही चीजिया के निकाली तो एवो आ जाए, वही चीजिया के निकाली तो माइनस ही आ जाए? ऐसी कोई मैट्रिक्स संभव है का? ये बच्चे समझ, अगर मान लेते हैं कुछ भी आप निकालेंगे, 2 4 या कुछ भी होगा मान लेते हैं, इसका निकालेंगे या तो ये माइनस में ही आएगा, इसका डैश माइनस वाला इसका डैश आएगा नहीं, प्लस ही में आएगा। तो यहाँ सबसे बच्चे ध्यान से मान लेते हैं 2 4 6 4 है, पलट देते इसको तो क्या मिल रहा है हमको? 2 6 ऐसे कर देगा, 2 6 9 6 2। अब इसको यहाँ समझिएगा, इसका यदि मैं डैश निकालूंगा बच्चे, ये तो हमारा था ए बराबर, अब इसका अगर मैं डैश निकालूं, ए डैश बराबर देखो पलटेंगे इसको तो जाएगा 2 6, और इसको पलटेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 6। ए डैश बराबर हमारा क्या आ गया? ए। अब इसका कहो कि ए डैश निकाले माइनस ए आएगा का? एक कई मैट्रिक्स वो यह कहा कि समित हो जाए, विषम समित हो जाए, तो सिर्फ केवल और केवल एक मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स। बाकी ओके छोड़ के कौनो ऐसे मैट्रिक्स है ये नहीं बा जमन की वो सिमेट्रिक भी हो और इसकी सिमेट्रिक भी हो, सममित भी हो और विषम सममित भी। अब जैसे 0 मैट्रिक लिख दिया हम, मान ला चला 0 मैट्रिक कह दिया, 0 0 0 हो गया, ठीक। एक डैश निकाला, ए डैश बराबर कितना पलटा तो वही होता सब कुछ 0 0 0 0 होता, आएगा कितना? ए डैश बराबर ए आएगा। अब यही के मान ला ऐसे निकाल दी, ए डैश बराबर मान लिया बाहर माइनस बा 0 0 0 0, आई के अंदर 0 में गुणा कर भाई तो नहीं इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 में कोई माइनस का इफेक्ट नहीं पड़ता है, माइनस 0 पर कोई इफेक्ट नहीं कर पाता है, वो सबसे परे है, वो माया से परे है। यहाँ समझिए ए डैश भी कितना आ जाएगा? माइनस। तो कुल मिलाकर इसमें 4 ऑप्शन दिया, ये कुल मिलाकर परिभाषा पर डिपेंड था, कोई सॉल्व करने वाला सवाल नहीं था। करा यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित आव्यूह दोनों ही है तो एक विकर्ण आव्यूह होगा। अरे भैया विकर्ण आव्यूह होगा तो या तो ए डैश बराबर ए वही आएगा या ए डैश बराबर माइनस से आएगा, दोनों तो साथ में आएगा नहीं, तो गड़बड़ ऑप्शन बी। एक शून्य आव्यूह है तो यही वाला सही है, शून्य आव्यूह यानी ऑप्शन बी। और सी एक वर्ग आव्यूह, अरे वर्ग आव्यूह जो ना हो या तो ए डैश बराबर ए वही दे या ए डैश बराबर माइनस है, तो दोनों संख्या थोड़ी दे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन भी गलत है। कुल मिला के आपका ऑप्शन से हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब हम लोग समझते हैं हाँ तो वर्ग आव्यूह अब समझ जाए, वर्ग आव्यूह हो भाई, और वर्ग आव्यूह चलाई जब भाई 2 4 3 4। अब बताओ कहीं दोनों दे देखा, नल मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक हो सकता है, लेकिन हर स्क्वायर मैट्रिक नल मैट्रिक नहीं हो सकता। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 करा यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यानी ए हमारा जो है वो स्क्वायर मैट्रिक, क्या है? स्क्वायर मैट्रिक। यदि ए एक वर्ग आव्यूह है इस प्रकार है कि ए स्क्वायर बराबर ए है, ए स्क्वायर बराबर बच्चे कितना है? ये हमको दे रहा है, करा यदि ए स्क्वायर बराबर ए है तो आप बता दीजिए क्या पूछा हमसे कि आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a ये किसके बराबर होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं बच्चे। यहाँ लगा देते हैं फार्मूला किसका? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब आई का क्यूब, b क्यूब तो a का क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर b तो 3a स्क्वायर, ये कितना आई, b का काम कौन कर रहा है? b होता है 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर भी होता है ना, ए का काम आई करता है ना, ऐसे बात फर्क है 3a स्क्वायर ये होता है ना। चलिए आगे होता है 3a, ए का काम कर रहा है आई, फिर होता है b स्क्वायर, b का काम कर रहा है a तो a स्क्वायर माइनस 7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ए बच्चे आई का कुछ भी आप
गुणा करें आई का मान होता है कितना 1 का 1000 करोड़ अरब खरब कुछ भी करेंगे तो 1 ही जाएगा, यानी आई क्यूब करेंगे तो आई ही आएगा। अब इसको समझिए, ए क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर इंटू ए प्लस आई स्क्वायर क्या आएगा बच्चे 1 ही आएगा, तो 3 आई ए फिर प्लस 3 आई ए बच्चे ए स्क्वायर बराबर हमको क्या दिया है उसकी जगह लिख देंगे ए माइनस 7। फिर समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा आई प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना दिया है ए, यह हो जाएगा ए क्रॉस ए। ये बच्चे आई के गुणा यदि किसी मैट्रिक में करते हैं तो वापस से वही मैट्रिक आती है, यानी आई के गुणा ए में करेंगे तो क्या आ जाएगा ए, हो जाएगा 3a। फिर आई के गुणा ए में करेंगे क्या हो जाएगा प्लस का 3a माइनस 7a। ये बच्चे समझिएगा, यहाँ करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ए में गुणा करके स्क्वायर हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 3 3 6 माइनस 7a। ये बच्चे ए स्क्वायर बराबर क्या दिया है ए, तो जाएगा आई प्लस ए प्लस 6a माइनस 7a, डायरेक्ट घटा देते का बार घटाए 6 1 7 प्लस का 7a माइनस का 7a प्लस 7a से माइनस 7a कट गया, आ गया बराबर आई। ये हमारा हो जाएगा आई प्लस ए का माइनस 7। तो कुल मिला करके कौन सा ऑप्शन आपका कट हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है ए, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन दिया है आई माइनस ए, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन दिया है कितना आई, ये हमारा सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा। तो इस क्लास में या इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज यानी कि विविध प्रश्नावली चैप्टर 3 का क्वेश्चन यानी कि चैप्टर 3 को आज तुम्हारा चैप्टर 3 का मिसलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली था उसको हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। जो बचे हुए का समाप्त हो गया। तो अब हमारा जो अगला क्लास होगा या जो अगली क्लास में हम लोग उपस्थित होंगे तो कुल मिलाकर हम लोग सीखेंगे डिटर्मिनेंट यानी कि साइडिक। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।